हम आज सेल साइकिल, सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी क्या है, इसके बारे में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और साथ ही सेल में पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। देखिए, ये जो चैप्टर है सेल और सेल ऑर्गेनल, तो कोशिका क्या है, कोशिका अंग क्या है और इनके क्या फंक्शन हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इससे रिलेटेड कि कोशिका की डिस्कवरी किस तरह से हुई, इसकी स्टोरी के बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शेल है ना, शेल क्या है। शेल यानी कोशिका क्या है। जीवन की सबसे छोटी जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई शेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। जी हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, डेट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, शेल। याद रखिएगा, कोशिका क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई जो फंक्शनल होती है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसे कहते हैं कोशिका। अब ये जो कोशिका है, देखिए इसके बारे में हम कि किस तरह से कोशिका की खोज हुई। कोशिका की खोज एक साइंटिस्ट थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक बहुत ही बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। और ये जो रॉबर्ट हुक हैं, ये क्या कर रहे थे, ये अपनी वर्क कर रहे थे, अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इन्होंने जो प्लांट है, प्लांट की कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप प्लांट की कॉर्क को देखा, जो छाल होती है, जब उसको देखा, तो इन्होंने देखा कि इसमें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के सामान कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन्होंने देखी। और इन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्यूला। क्या नाम दिया? सेल्यूला। रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए गए लाइट माइक्रोस्कोप से शेल को ऑब्जर्व किया। किसमें? प्लांट की कॉर्क में। और इन्होंने इसको नाम दिया सेल्यूला। और इस तरह से ये डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट दिया गया रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक अपना वर्क कर रहे थे और इस तरह से सेल की डिस्कवरी हो गई। लेकिन रॉबर्ट हुक ने ये जो सेल की डिस्कवरी की, ये डेड सोल का पता लगाया। जी हाँ, मृत कोशिका का पता लगाया। और डेड सेल को रॉबर्ट हुक के द्वारा लाइट माइक्रोस्कोप से 1665 में 1665 में आइडेंटिफाई किया गया। और इन्होंने, याद रखना है, इन्होंने जो टर्म दिया वो क्या दिया? सेल्यूला, है ना। क्या कहा इन्होंने? सेल्यूला। और इस तरह से डेड सेल की डिस्कवरी हो गई। अब इन्होंने माइक्रोस्कोप से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देखा। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रॉबर्ट हुक ने एक बुक, यानी जो वर्क था, वो एक बुक में पब्लिश किया। और इसका नाम था माइक्रोग्राफिया। जी हाँ, जो रॉबर्ट हुक ने वर्क किया, इस वर्क को माइक्रोग्राफिया में पब्लिश भी किया। तो ये तो सेल की डिस्कवरी। और डेड सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को। इन्होंने कब देखा? 1665 में। फिर 1674 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनियो वॉन ल्यूवेन हॉक।
क्या नाम था, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। जी हाँ, इन्होंने बैक्टीरिया से लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हो गई। लेकिन सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको दिया गया, रॉबर्ट हुक को। याद रखना है, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, लेकिन जो डिस्कवरी है, जो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, खोजा कोशिका को, वो जाता है क्रेडिट रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है। जी हाँ, कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ शेल बायोलॉजी। जी हाँ, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हो गई। अब इन्होंने ये तो बता दिया था कि भाई ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के सामान दिखाई दे रही हैं, इनको इन्होंने टर्म दे दिया सेलुला। अब इसी के साथ में इन्होंने देखा कि अंदर भी कुछ, इसमें जो हेक्सागोनल शेप है इसमें कुछ है अंदर, लेकिन ये इसका पता नहीं लगा पाए थे। तो और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसमें पाए जाने वाले डिफरेंट सेल ऑर्गेनल का पता लगाया। अब ये जो सेल है जिसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, इसमें आउटर वॉल होती है, मतलब जो वॉल है, जो शेल है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर होते हैं, और बाहर की ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में शेल वॉल डिफरेंट डिफरेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, सेल्यूलोज, है ना, किसी में एब्सेंट भी होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया में जो शेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। आर्के बैक्टीरिया में ग्लाइको कंजुगेट की बनी होती है। और प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। और फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा, एनिमल में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल वॉल पाई जाती है। अब ये जो सेल वॉल है इसके बारे में हम जानते हैं। जो सेल है, सेल की जो बाहरी लेयर है ये सेल वॉल है ना। इसमें देखिए प्राइमरी सेल वॉल होती है, मिडिल लैमेला होता है, और सेकेंडरी वॉल होती है। ये जो सेल वॉल है ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, है ना, और प्रोटीन्स की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल जो कि सबसे बाहर की ओर होती है और इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। मतलब इसमें जो खींचने वाला गुण होता है, जो फैलने वाला गुण होता है वो ज़्यादा होता है। इसकी जो इलास्टिसिटी होती है प्राइमरी सेल वॉल की, वो ज़्यादा होती है। और ये लगभग 1 से 3 माइक्रोमीटर तक इसकी विथ होती है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 1 से 3 माइक्रोमीटर तक ये होती है। इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और ये बनी होती है हेमी सेल्यूलोज की। ठीक है। अब इसके नीचे कुछ लेयर्स, जो दूसरी लेयर है जिसको मिडिल लैमेला कहा जाता है, मिडिल लैमेला लगभग एक एक माइक्रोमीटर तक होता है। इसकी विथ 1 माइक्रोमीटर तक होती है। और जब मिडिल लैमेला की मैच्योर स्टेज होती है तब इसी से सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। जी हाँ, सेकेंडरी सेल वॉल की जो थिकनेस होती है ये ज़्यादा होती है, लगभग
3 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। लगभग 3 से 10 माइक्रोमीटर तक थिकनेस होती है और इसकी इलास्टिसिटी कम होती है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें मतलब जो भी सेल के अंदर जो भी मिनरल्स जाएंगे, जो भी वाटर जाएगा, जो भी सबस्टेंस जाते हैं, वो सभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेलेक्टिवली होकर सेल के अंदर एंटर करते हैं। तो इस तरह से सेल में 3 सेल वॉल पाई जाती हैं। वैसे तो 2 ही बताएंगे आप, लेकिन मिडिल एमला जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की इंटरकनेक्टेड होती है। और जब सेल में कुछ मतलब जो सेल ऑर्गेनल हैं, जब ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, मैच्योर स्टेज होती है, तब सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। और ये सेकेंडरी वॉल जो सेल है, इसको स्थिरता प्रदान करती है, मतलब प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कराती है, साथ ही सेल ऑर्गेनल को एक क्या कहते हैं, शेप प्रोवाइड कराती है। और प्राइमरी जो वॉल होती है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और ये भी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है। ठीक, तो इसके फंक्शंस भी हो गए कि प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स से ये बचाती है, साथ ही शेल में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनल हैं इनको एक निश्चित यानी कांस्टेंट शेप भी प्रोवाइड कराती है शेल वॉल। तो इस तरह से शेल वॉल की बात हो गई है। अब हम शेल वॉल के बारे में तो बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम शेल में देखो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि शेल कितने प्रकार की होती है। ये जो कोशिका है, जो कि जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज शेल। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, पुराना न्यूक्लियस पाया जाता है, और इनमें न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है। जी हाँ, ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राथमिक पुराने प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और जिनमें केंद्रक की मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है, दोनों ही एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस दोनों ही एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही एब्सेंट होते हैं। क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। याद रखिए, जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इन कोशिकाओं में शेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। दूसरे जो सेल ऑर्गेनल हैं वो नहीं पाए जाते, केवल प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। और इन कोशिकाओं में पाया जाता है राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स होते हैं ये यहाँ पर 70s टाइप के होते हैं। और साथ ही इन कोशिकाओं में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जी हाँ, सर्कुलर, याद रखिएगा, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसलिए ये कोशिकाएं स्ट्रक्चर में, संरचना में बहुत ही सिंपल सी होती हैं। इन कोशिकाओं के जो एग्जाम्पल हैं वो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। जी हाँ, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। जब भी आप इन कोशिकाओं को देखेंगे तब इनमें साइनोबैक्टीरिया
और ब्लू ग्रीन एल्गी को आप ऑब्जर्व करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, 70s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और सर्कुलर डीएनए होता है। दूसरे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और ये संरचना में बहुत ही आसान होती हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, अब दूसरी कोशिकाएं जिनको यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जी हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। साथ ही इनमें 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं में लीनियर डीएनए पाया जाता है। जी हाँ, लीनियर डीएनए पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दूसरे सेल ऑर्गेनल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि पाए जाते हैं। अब ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें दूसरे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, इन सभी में ये पाई जाती हैं एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। जी हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर प्लांट में और एनिमल में क्या पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं संरचना में जटिल होती हैं। याद रखिएगा, ये कोशिकाएं संरचना में जटिल होती हैं। तो इस तरह से दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए इनमें डिफरेंस भी आपको लर्न रख लेना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में 80s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक है इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी दूसरे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें दूसरे सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं संरचना में बहुत ही सिंपल होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचना में जटिल होती हैं। अब ये तो बहुत सा सिंपल सा इसमें क्या हो गए, डिफरेंस भी हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती हैं, तो इनको हम फर्दर दो में डिवाइडेड कर सकते हैं, प्लांट यूकैरियोटिक कोशिका और एनिमल यूकैरियोटिक कोशिका। जी हाँ, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली यूकैरियोटिक कोशिका और जंतुओं में पाई जाने वाली यूकैरियोटिक कोशिका। थोड़ा सा यहाँ पर सेल ऑर्गेनल का थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आता है। देखिए जो एनिमल में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं में सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल, ठीक है। और यहाँ क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जो प्लास्टिड हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ठीक। और इसके जस्ट अपोजिट जो एनिमल यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनके अपोजिट जो प्लांट यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं,
इनमें देखिए सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। ठीक, प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल में, यूकैरियोटिक प्लांट सेल में और यूकैरियोटिक एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जबकि जो दूसरी प्लांट सेल में पाई जाने वाली यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रोमियर इनमें एब्सेंट होता है। सेंट्रोमियर सेंट्रियोल इनमें एब्सेंट होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना है, सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, किस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एब्सेंट है। तो इस तरह से दो टाइप की सेल्स हो गई, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को फर्दर प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हमने बता दिया है। अब ये जो सेल ऑर्गेनल है, जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया, क्लोरोप्लास्ट बताया, सेंट्रियोल बताया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, तो ये कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो नॉन मेम्ब्रेनस में तो आप सेंट्रियोल को याद रख सकते हैं। ठीक, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल में अगर बात आती है तो सेंट्रियोल को याद रखिएगा। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड में नाम आता है तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में अगर आता है तो यहाँ जो राइबोसोम्स हैं, है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। अब इन सेल ऑर्गेनल को हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो कोशिका है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन एक तरल लिक्विड मटेरियल में पाए जाते हैं जिसको सेल का साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में समझते हैं पहले, है ना। साइटोप्लाज्म तो जिसको कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। तो शेल वॉल के अंदर जिसमें कि सभी सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ये एक तरल लिक्विड एक्वस मीडियम होता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, वाटर्स, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और साथ ही इसमें सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो तरह का होता है। एक ये जो तरल लिक्विड एक्वस मीडियम है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये साइटोप्लाज्म में मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर होते हैं। लगभग 80% तक साइटोप्लाज्म में वाटर होता है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है, जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, इन सभी का होम कहलाता है। जी हाँ, सेल ऑर्गेनल का होम, कोशिकांग का घर कहलाता है साइटोप्लाज्म। भाई जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो सभी के सभी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म को कोशिकांग का घर कहा जाता है। होम फॉर सेल ऑर्गेनल के नाम से अगर क्वेश्चन आता है तब आप आंसर में लिखने वाले हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। दूसरा इसका ये फंक्शन है कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसी में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। जी हाँ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट का फॉर्मेशन सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है।
याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस की जो अभिक्रिया है जिसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज के या फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया भी सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। तो अब हम सेल ऑर्गेनेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। जी हाँ, केंद्रक की। केंद्रक जो कि सेल का, कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है। जी हाँ, सेल का कंट्रोलर, सेल कंट्रोलर के नाम से अगर जाना जाता है तो न्यूक्लियस को यानी केंद्रक को जाना जाता है। केंद्रक सेल के साइटोप्लाज्म में एक और पाए जाने वाला डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। इसमें जो वॉल होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे पोर भी पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस जो कि तरल द्रव्य होता है प्रेजेंट होता है और बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी में क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में बहुत ही सेलेक्टिव मटेरियल को ही आने देते हैं। जितना भी इसका जो फंक्शन है न्यूक्लियस का, वो ये है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, जितने भी कोशिका अंग हैं कोशिका के, इन सभी को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। इसीलिए सेल कंट्रोलर कहा जाता है न्यूक्लियस को। जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है न्यूक्लियस में और यहीं पर स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, जो कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, वो भी किस में होता है भाई, न्यूक्लियस में होता है। एक और फंक्शन याद रखना है सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोकाइनेसिस। जी हाँ, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक, जब सेल डिवीज़न में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तो साइटोकाइनेसिस, और सेल डिवीज़न में न्यूक्लियस भी डिवाइडेड होता है तो इसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। तो इसके फंक्शंस यानी सेल कंट्रोलर के नाम से अगर पूछा जाए तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं और ये सेल में एक और पाया जाने वाला शेल ऑर्गेनल होता है। अब दूसरे सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं जो फिर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसका नाम है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का जो सेल ऑर्गेनल है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। इसकी जो बाहरी सरफेस है वो स्मूथ होती है, अंदर वाली सरफेस में उंगलियों के समान घुमाव पाए जाते हैं, इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं, जिनको क्रस्टी कहा जाता है। क्रस्टी की जो अंदर वाली स्पेस होता है, इसमें बहुत सारा लिक्विड भरा होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है एक स्पेस जिसको इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। अब क्रस्टी पर अंदर की ओर F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पर जो कि साइटोप्लाज्म में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, वो फिर कहाँ पर एंटर करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है लिंक रिएक्शन। क्या होती है, लिंक रिएक्शन होती है। ठीक, जहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल से एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है।
तो लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहीं पर जो F0 F1 पार्टिकल हैं ये एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। जी हाँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये हेल्प करते हैं और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इनको ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है, F0 F1 पार्टिकल। इसमें एक टेल होती है, एक हेड होता है। ठीक है, जो टेल है वो F0 और जो हेड है वो F1 कहलाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रस्टी पर, याद रखिए क्रस्टी की इनर वॉल पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अब इसके फंक्शन को जान लेते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है यानी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। और ये ऊर्जा सेल के दूसरे जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं सबको माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भेजी जाती है ताकि वो अपना फंक्शन कर सकें। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जी हाँ, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो अपना ही डीएनए, अपना ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं कि अगर किसी भी सेल में इनका नंबर कम होता है तो ये अपने आप को खुद बना लेते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रखिएगा। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है कोशिका? क्योंकि भाई इसमें अपना ही डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी भी सेल में, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है तब ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। और दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए कोशिका को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब आगे हम और बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे प्लास्टिड की। जी हाँ, प्लास्टिड जो कि कलरफुल भी होते हैं और कलरलेस भी पाए जाते हैं प्लास्टिड। तो कोशिका अंग की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने बात करी है सेल के कोशिका में पाए जाने वाले। अब हम प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट। 3 तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। जैसे कि मूली का कलर वाइट होता है तो ये वाइट कलर के प्लास्टिड होते हैं जो कि पौधों को कलरलेस प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें कलर नहीं होता है। अब दूसरे प्लास्टिड जो कि ग्रीन प्लास्टिड होते हैं जिनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं जो कि पौधों को या पत्तियों को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। अब नेक्स्ट होते हैं क्रोमोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर को छोड़कर दूसरे सभी कलर के होते हैं, जैसे क्रोमेटिड है ना, कैरोटेनॉइड। ये सब क्या है? ग्रीन कलर के प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड हैं। तो 3 तरह के प्लास्टिड हो गए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट
कलरलेस, ग्रीन कलर के प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, और ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी जो दूसरे कलर पौधों में होते हैं या फ्रूट्स में दिखाई देते हैं वो होता है क्रोमोप्लास्ट। अब इन प्लास्टिड में हम बात करते हैं ग्रीन कलर के प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट की। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो केवल प्लांट शेल में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो केवल पौधों में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल में ये एब्सेंट होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों ही स्मूथ होती हैं। दोनों ही लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब इनकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, एक तरल द्रव्य भरा होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में बहुत सारे थ्रेड लाइक छोटे छोटे स्पिंडल पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है ग्रेन्यूल। क्या कहा जाता है? ग्रेन्यूल। और ये स्ट्रोमा में पाए जाते हैं इसीलिए इनको कहते हैं स्ट्रोमल लैमली। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमल लैमली। ग्रेन्यूल नहीं, लैमला पाए जाते हैं जो कि थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक, स्ट्रोमा में पाए जाते हैं इसीलिए इनको स्ट्रोमल लैमली कहा जाता है। अब इसी स्ट्रोमा में बहुत सारे थाइलाकोइड सिक्के के सामान अरेंज होते हैं। एक के ऊपर एक थाइलाकोइड अरेंज होकर ग्रेना का फॉर्मेशन करता है, और एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने के लिए भी कुछ थ्रेड लाइक लैमली प्रेजेंट होते हैं, और इनको कहते हैं इंटर ग्रेन्युलर लैमली। क्या कहते हैं? इंटर ग्रेन्युलर लैमली, है ना। जो स्ट्रोमा में पाए गए वो स्ट्रोमल लैमली, जो ग्रेना को जोड़ रहे हैं वो इंटर ग्रेन्युलर लैमली। ठीक, अब ये जो ग्रेना है ये बहुत सारे थाइलेकोइड से मिलकर बने होते हैं, और थाइलेकोइड की जो अपर सरफेस होती है इस पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर लगभग 230 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ये सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट सेल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, और इसमें भी अपना ही डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है। ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनोमस यानी अगर किसी भी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम होता है तो ये अपने नंबर को खुद ही बनाते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के नाम से जाना जाता है क्लोरोप्लास्ट को, और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं जो पौधों को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनमें अंदर वाली जो लेयर है इसमें बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको लैमली कहा जाता है। तो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, स्ट्रोमल लैमली होता है, और बहुत सारे थाइलाकोइड यहाँ पर सिक्के के सामान अरेंज होकर ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। इनको कहा जाता है ग्रेना। और एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने के लिए भी कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको इंटरग्रेन्युलर लैमली कहा जाता है। ग्रेना की जो अपर सरफेस है जो कि थाइलाकोइड फॉर्म करते हैं, तो थाइलाकोइड के अपर सरफेस पर पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के लगभग 230 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और इसी ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की यानी भोजन बनाने की प्रकाश में अभिक्रिया होती है। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, और फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ग्रेना में कौन सी हो रही है और स्ट्रेमा में कौन सी हो रही है? ग्रेना को फोटोसिंथेसिस की
लाइट रिएक्शन की साइट भी कहा जाता है, और साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा को कहा जाता है। याद रखने हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी याद रखना है। क्या है ये? ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं, पौधों को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। और कलरलेस प्लास्टिड का नाम ल्यूकोप्लास्ट। और ग्रीन कलर को छोड़कर जो दूसरे कलर के, चाहे वो फल हैं, चाहे वो लीफ हैं, या फिर जो रूट्स हैं, जैसे गाजर का कलर होता है ना, टमाटर का कलर होता है, तो इनमें पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो कि पौधों को ग्रीन कलर के अलावा भी दूसरे कलर देते हैं। तो ये तो बात हो गई प्लास्टिड की, और प्लास्टिड केवल पौधों में ही पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक। अब अभी तक हमने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया, और साथ ही सेल वॉल को डिस्कस किया, न्यूक्लियस को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राइबोसोम्स को। जी हाँ, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो राइबोसोम्स हैं, इनमें 2 सब यूनिट होती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक 80S राइबोसोम्स होते हैं, दूसरे 70S राइबोसोम्स होते हैं। 80S राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, यानी प्लांट में और एनिमल में। और जो 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं, ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। अब 70S टाइप के राइबोसोम्स में और 80S टाइप के राइबोसोम्स में 2 यूनिट से ये मिलकर बने होते हैं। एक यूनिट लार्ज यूनिट होती है और दूसरी स्मॉल यूनिट होती है। तो 80S टाइप के राइबोसोम्स की अगर बात करें तो 2 सब यूनिट हैं, एक लार्ज सब यूनिट, दूसरी स्मॉल सब यूनिट। तो देखिए, स्मॉल सब यूनिट का जो कुछ पार्ट है वो लार्ज सब यूनिट के पार्ट से, यानी दोनों पार्ट जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ पर ये इनके कुछ पोर्शन को दबा लेते हैं। इसमें जो लार्ज पार्ट होता है वो 60S सब यूनिट वाला होता है, और स्मॉल सब यूनिट वाला पार्ट यहाँ पर 40S टाइप का होता है। अब यहाँ पर जो यूनिट हैं ये 100 सब यूनिट वाली हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो दोनों यूनिट जब एक दूसरे से अटैच होती हैं तो एक दूसरे का जो पार्ट है वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, जिससे ये 80S टाइप के दिखाई देते हैं। और इसी तरह से जो दूसरे स्मॉल यानी 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं, इनमें जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S की दिखाई देती है, और स्मॉल सब यूनिट 30S की दिखाई देती है। यहाँ पर भी दोनों ही यूनिट जब अटैच होती हैं तो कुछ पार्ट दब जाता है, जिससे ये 70S टाइप के दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये जो राइबोसोम्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये देखिए, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपर सरफेस पर ये चिपके हुए होते हैं। जी हाँ, रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपर सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, और इनका जो वर्क होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। जी हाँ, ये इनका वर्क है, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं राइबोसोम्स। और कहाँ पाए जाते हैं मैंने सभी प्लेसेस आपको बता दिए हैं। रग एंडोप्लाज्मिक की अपर सरफेस पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके जस्ट
चिपके हुए होते हैं और ये फ्लैट शेल के, ट्यूबलाइक शेल के बने हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक नेटवर्क जैसा होता है, ट्यूब का नेटवर्क जैसा होता है। और ये एंडो यानी अंदर होते हैं, एंडो और प्लाज्मा के, है ना, जो सेल का साइटोप्लाज्म है इसके अंदर होता है। तो एक ट्यूब का नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म के इनसाइड पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये फ्लैट सैक होती हैं। अब इनकी जो लेयर्स होती हैं, जो इनमें न्यूक्लियस के पास वाली जो पोजीशन होती है, ये स्मूथ होती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं क्योंकि इनकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है। और जो न्यूक्लियस के दूर वाली सतह होती है, इस पर कुछ दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इनको रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जी हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिवाइडेड किया गया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते। रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। और जो स्मूथ वर्ल्ड हैं ये लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं। इसमें गोल्जी बॉडी नेक्स्ट है, गोल्जी बॉडी भी पाए जाते हैं जिसमें सिस और ट्रांस फॉर्म पाई जाती है। सिस फॉर्म जो कि न्यूक्लियस के टूवर्ड होती है और जो कि अपोजिट होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ वैक्यूल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वैक्यूल जो कि खाली प्लेस होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है। और इनको कहा जाता है, जो वैक्यूल होते हैं इन वैक्यूल में फूड की फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस भी होती है, फूड स्टोर भी होता है। और इनमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक, तो इनको सुसाइड बग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बग ऑफ सेल भी कहा जाता है। याद रखना है, सुसाइड बग, है ना। कोशिका का शत्रु, कोशिका का एनिमी के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर हमने इस चैप्टर में क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। और फ्लैट ग्रेन्यूल के नाम से भी जाना जाता है राइबोसोम्स को। ठीक, राइबोसोम्स को फ्लैट ग्रेन्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर्स में जितने कोशिका अंग हैं इनके बारे में याद रखिएगा। अब एनिमल सेल में देखिए, मैंने बताया कि सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ये न्यूक्लियस के पास होते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म में होते हैं। और इनके चारों ओर साइटोप्लाज्म की पूरी एक लेयर इकट्ठी सी रहती है। और जब सेल में डिवीज़न होता है तब ये स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब इस चैप्टर से याद रखना है कि शेल की डिस्कवरी किसने की है। दोनों साइंटिस्ट को याद रखना है, रॉबर्ट हुक को भी और एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek को भी। रॉबर्ट हुक ने डेड शेल का पता लगाया, किससे लगाया? प्लांट की कॉर्क से। और इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा जो कि लाइट माइक्रोस्कोप था। और लाइट माइक्रोस्कोप को भी रॉबर्ट हुक ने ही सेल्फ बनाया। ठीक है, अपने आप ही इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को भी बनाया और इस माइक्रोस्कोप से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देखा। और अपने वर्क को इन्होंने पब्लिश किया माइक्रोग्राफिया नाम से। और दूसरे जो साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने लिविंग शेल को एक एल्गी से आइसोलेट किया, है ना। एक एल्गी में इन्होंने लिविंग सेल को देखा। ठीक, अब दूसरा और कौन सा क्वेश्चन है कि शेल वॉल क्या है, सेल क्या है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई
जो कि रचनात्मक होती है, जो कि क्रियात्मक होती है, शेल कहलाती है। अब हमने साथ में ये भी डिस्कस किया कि सेल कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक शेल कौन सी हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं, जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनमें 70s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और ये संरचना में आसान होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल में हमने बात की साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की, जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यूकैरियोटिक, जिनमें एटीएस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साथ ही इन कोशिकाओं में दूसरे सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड, ये सभी प्रेजेंट होते हैं, कहलाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लीनियर डीएनए पाया जाता है। अब जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये स्ट्रक्चर में भी कॉम्प्लेक्स होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बताया मैंने कि ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती हैं, और प्लांट और एनिमल की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इतना डिफरेंस है कि प्लांट में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें सेंट्रियोल पाया जाता है और प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, जबकि जो प्लांट में पाई जाने वाली यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म को हमने डिस्कस किया, और साइटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी है ये किसके द्वारा की गई, रोडोल्फ वॉन कॉलिकर के द्वारा। जी हाँ, रोडोल्फ वॉन कॉलिकर ने सेल के साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया, जो कि एक एक्वस मीडियम होता है, जो कि एक लिक्विड मीडियम होता है, तरल मीडियम होता है, जिसमें सेल के सभी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर, सॉल्ट, मिनरल डिजॉल्व रहते हैं, कुछ कोलाइडल होता है और कुछ विस्कस सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस की भी प्रोसेस होती है, साथ ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, साथ ही सेल ऑर्गेनेल का होम भी सेल के साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। इसके बाद हमने सेल ऑर्गेनेल को भी डिस्कस किया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, प्लास्टिड, इनको आपके साथ में हमने शेयर किया। ठीक, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप इनको अच्छी तरह से याद रखिएगा। शेल में मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन में उंगलियों के समान इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं, और इन फोल्डिंग्स पर F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं, यानी एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। यानी जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो अभिक्रिया होती है किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की, उस ग्लाइकोलाइसिस में दो पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं, और यहाँ पर लिंक रिएक्शन होती है और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इससे सेल के सभी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के लिए ऊर्जा बनती है। जी हाँ, भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का किचन कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें बनाई गई जो ऊर्जा होती है, जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वही दूसरे सेल ऑर्गेनल को अपने वर्क के लिए यूज़ करने के लिए कोशिका के द्वारा यानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भेजा जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया सेल का दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। इसमें अपना ही डीएनए होता है, अपना ही राइबोसोम्स होता है, और ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। इसके बाद मैंने
क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड को भी डिस्कस किया। प्लास्टिड जो कि ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और क्रोमोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी दूसरे कलर हैं इन कलर के होते हैं, जैसे येलो होते हैं, जैसे ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं, तो इस कलर के होते हैं। बाकी जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर के प्लास्टिक होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट सेल का दूसरा सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और यहाँ जो मैट्रिक्स है, जो स्ट्रोमा है, जो कि तरल लिक्विड होता है, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है। जी हाँ, डार्क रिएक्शन होती है। और ग्रेना में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। दोनों ही प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश में और अंधकार में ये दोनों ही अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। तो प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो ग्रेना में होती है और अंधकार में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। अब यहीं पर थाइलेकॉइड क्या है इसके बारे में भी मैंने बताया। थाइलेकॉइड के अपर सरफेस पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और क्लोरोप्लास्ट पौधों को ग्रीन कलर देते हैं। अब हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस पर न्यूक्लियर पोर होते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस होता है अंदर की ओर और फिर न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। साथ ही जो न्यूक्लियस है ये सेल कंट्रोलर कहा जाता है। कोशिका के जितने कोशिकांग हैं, इन कोशिकांग को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का जो वर्क है वो न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। इसलिए सेल कंट्रोलर का नाम दिया गया है किसको? न्यूक्लियस को। अब मैंने आपको बताया कि जो एनिमल सेल है इसमें 71% होते हैं। न्यूक्लियस के पास जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में दो सेंट्रियोल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में रहते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं और इनके चारों ओर साइटोप्लाज्म से ये कवर रहते हैं। और ये कैरियोकाइनेसिस के समय स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल डिवीजन में जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया कि राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं, ये भी सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रग सरफेस पर ये पाए जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। और एंडोप्लाज्म ये दो प्रकार के होते हैं, 80S और 70S। 80S टाइप के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया जो कि कोशिका के साइटोप्लाज्म में कुछ फ्लैट ट्यूब लाइक सेल्स का नेटवर्क पाया जाता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये न्यूक्लियस के पास ही होता है और इसमें जो पास वाली सेल्स होती हैं वो स्मूथ होती हैं, जो न्यूक्लियस के दूर होती हैं उनकी सरफेस पर कुछ दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कहकर रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? और रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपर सरफेस है इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। और इस तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं सेल के, ये आप कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर से। तो जितने भी मैंने यहाँ पर, हाँ, प्लैट ग्रेन्यूल के नाम से जाने जाते हैं। जॉर्ज एमिल प्लैट ने
राइबोसोम्स को डिस्कवर किया, इसीलिए राइबोसोम्स को प्लांट ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। और इनका प्लेस बहुत बार पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ सरफेस पर नहीं पाए जाते हैं, रग एंडोप्लाज्मिक पर अपर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सेल्स के चैप्टर से, कोशिका के चैप्टर से अगर आते हैं तो इनको अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को वॉच करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने क्वेश्चंस को भेजते रहिए। दूसरा हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और कौन सा चैप्टर होगा इसके लिए आपको फिर हमारे साथ वीडियो में बने रहना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सेल और सेल ऑर्गेनल के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न कीजिए। 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को प्लांट की कॉर्क से आइडेंटिफाई किया और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek के द्वारा की गई। थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।